तो भाई स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। और आज बातें होने वाली है, हम अपनी वो पुरानी सीरीज दोबारा चालू करने वाले हैं, मिथ बस्टर सीरीज, जिसके जनक है हमारे साथ बैठे हैं हमारे प्यारे डॉक्टर साहब। इनको कहानियां सुनना सुनाना बहुत पसंद है और इसी बीच मेरी एक कहानी चल रही है इल्यूजन बैंगलोर में, जिसका शो होने वाला है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बैंगलोर में देखना जरूर आना। तो बात ये होती है क्या सही में दुनिया में यूएफओज थे और अमेरिका में ही थे, क्योंकि इससे पहले अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं तू क्या है बे। तो क्या सही में यूएफओ एग्जिस्ट करते थे और उन्हें छुपाया है? क्या सही में रिवर्स इंजीनियरिंग हुई थी? क्या सही में एक इंसान जो रोगन के पॉडकास्ट में आके बताता है, ये दावा करता है कि भाई उसने एलियन टेक्नोलॉजी पे काम किया है, क्या वो सही बोल रहा था? क्या सही में ऐसे मशीन्स पॉसिबल हैं जो हवा में लेविटेट कर सकते हैं बिना प्रोपेलेंट के, मतलब कि बिना प्रोपल्शन के, जिसमें कोई जेट इंजन नहीं लगा होगा? क्या सही में ऐसी चीजें हो सकती थी? और जो हमें प्रूफ्स मिल रहे थे उस जमाने 1947-50s में, जो इतने सारे 8-8, 9-9 यूएफओज दिखने को मिलते थे, क्या सही में वो एग्जिस्ट करते थे? वो सारी कहानी कैसे चालू होती है, कैसे चालू नहीं होती है, उसके बीच में क्या क्या जियोपॉलिटिक्स आता है, क्या क्या नहीं आता है, आपको पता है डॉक्टर साहब। चालू करते हैं पुरातन काल से, जब इंसान पत्थर से चिंगारी मार के आग जलाना चालू करता है, तो वहीं से सारी बात चालू होगी। डॉक्टर साहब, म्यूजिक। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन। और आज मिथ बस्टर सीरीज का है ये एपिसोड 3। यस, आज हम बात करने वाले हैं यूएफओस के बारे में। यूएफओ जो कि अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसका मतलब रहता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। और कई साल तक ये यूएफओ एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रही थी, क्योंकि कई लोग दावा करते थे कि उन लोगों ने ऐसे कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जो कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स है, जो कि क्या थे, प्लेन्स या फिर हॉट एयर बलून्स या फिर जो पहले हुआ करते थे ब्लिम्प कहते थे उसे। मगर इन सब को छोड़ के कुछ अलग चीज जो कि हवा में उड़ रही और बहुत तेजी से उड़ रही थी, या फिर अलग अलग लाइट्स छोड़ते हुए उड़ रही थी, है ना, बहुत ब्राइट एक लाइट एमिट कर रही थी। खैर देखिए, इन सब चीजों को समझने के पहले हमें समझना होगा कि साइंस का इन सब चीजों में क्या रोल है। क्या होता है दोस्तों कि साइंस, सुफियान तुम भी मेरे साथ एग्री करोगे कि साइंस हमेशा फोर फ्रंट पे रहा है ये डिसाइड करने के कि अगर जिसकी लाठी उसकी भैंस है तो वो लाठी ज्यादातर साइंस रहती थी लोगों की। बिल्कुल यार, हम बहुत पहले चले जाते हैं, हम जाते हैं स्टोन एज के टाइम पर, जबकि इंसान कच्ची चीजें खाता था, ऐसे ही छोटे मोटे जानवर मार के खाता था, जिसकी बॉडी उसकी भैंस थी। हाँ, पहले आपके पास जो वॉर होती थी, जो भी चीज होती थी, वो ऑन ग्राउंड होती थी, बैटलफील्ड में होती थी। साइंस आपको वो क्या नाम है, कह सकते हैं उसको, आपको एक सहूलियत देता है कि आप दूर से बैठ के महज बटन दबा के बिना इंसानों को मारे किसी और इंसान को मार सकते हो। आई गेस यार कितनी बुरी बात है, मगर तब भी साइंस में एडवांसमेंट है। अनफॉर्चुनेटली यस। तो अगर शुरू में जाएंगे तो पहले इंसान क्या हाथ पैर से लड़ता था, फिर उसने डिसाइड किया कि यार पत्थर यहीं से फेंको। फिर बाद में जब दूसरे जानवरों के आगे उसको झगड़ना पड़ता था, तब उसने रियलाइज किया कि जो आग बना सकते हैं वो बड़े से बड़े जानवरों को आग के जरिए डराकर भगा सकते हैं। ऐसे सिविलाइजेशंस बनने लग गए। या पत्थर से चिंगारी निकाल के हमने इंसानों को चांद पे पहुंचा दिया। मतलब ये क्यूरियोसिटी क्या है इंसानों की, ये देखने वाली बात है। यस। और साथ ही साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने ये पढ़ा है, हमने बात भी की है जब हम पिरामिड्स के वीडियो बना रहे थे, कि जो पुरानी सोसाइटीज थी, जैसे कि मेसोपोटामियन एम्पायर हो गई या फिर इजिप्शियन एम्पायर हो गई, इन सब में एक कॉमन फैक्टर ये था कि हमें एविडेंस मिले एक बहुत ही रिच साइंटिफिक कल्चर के इन ऑर्गेनाइजेशंस में। धीरे धीरे साइंस फिर वॉरफेयर में बहुत बड़ा रोल प्ले करने लग गया। जैसे कि मंगोल्स, जो कि मंगोल एम्पायर, जो दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर कही जाती है इन मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें मंगोल्स ने ये फिगर आउट कर लिया था कि यार अगर हम दूसरों से ज्यादा तेजी से या एफिशिएंटली काम कर सकते हैं तो हम हमारे आजू बाजू की सारे लैंड पर कॉन्कर कर सकते हैं। अच्छा। स्पीड और गुरिल्ला वॉरफेयर उन्होंने मास्टर करके इस चीज का फायदा उठाया। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो सडनली वर्ल्ड के पावर डायनामिक्स फिर से चेंज हो गए थे। जो यूके या फिर इंग्लैंड, जिसके पास बहुत ज्यादा से नहीं था यूरोप पे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू सबसे पहले तो उसने यूरोप में एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स निकला, फिर दुनिया में, फिर दुनिया पर। वो क्या कहावत क्या है उसकी, क्या नाम है कुछ तो, कि द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। एक जमाना वो था, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कह लीजिए उसके ना, उसके वजह से आया। मैं एक चीज बस थोड़ी ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। मैंने रिसेंटली एक बात पढ़ी थी कि आप इस बात को यकीन करना कि हमारी जो अभी जनरेशन है
वो लिटरल टर्म्स में हमसे पुरानी वाली जनरेशन, दो तीन जनरेशन पहले चले जाइए, उससे कम आईक्यू की है। अच्छा, हाँ बता देता हूँ क्या होता है। बिकॉज एक इंसान गुजरे थे जिन्होंने, मैं उस पे तो खैर हम एक अलग वीडियो बना लेंगे, लेकिन मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि एक जमाने में एक इंसान गुजरे थे। ये इंजन की, अब अगर आप आवाज सुन पा रहे होंगे, इंजन की वजह से उसमें बात हुई थी कि इनिशियली जब हमने गाड़ियों में इंजन लेके आए तो नॉकिंग होती थी। उस नॉकिंग को कम करने के लिए लेड डाला गया था। और दुनिया भर में लिटरल टर्म्स में अभी भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट ऐसे जिसमें लेड होता है, और लेड बाय डिफॉल्ट ह्यूमंस के अंदर सेट हो जाता है, बोन्स के अंदर सेट हो जाता है, ब्रेन्स के न्यूरॉन्स में कम्युनिकेशन खराब कर देता है। तो आज की जनरेशन के पास जो आईक्यू है वो कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू पुरानी। तो आप देख भी पाते होंगे रियल लाइफ में अपने साथ कि हमसे पहले की जो जनरेशन थी उनके अंदर अलग लेवल का पेशेंस लेवल था, अलग बुद्धिमत्ता थी, अलग टाइप के फिलोसोफर थे वो। आज वो जनरेशन नहीं है, और ये इसका साइंटिफिक प्रूफ है ये। और ये मैं अपनी सेंस नहीं बोल रहा, लेड पॉइजनिंग हो रखी है ब्रह्मांड अर्थ पे, जिस वजह से हम कह सकते हैं कलेक्टिवली हम थोड़े डम हो गए। आगे बढ़ते तो साइंस का हर जगह पर रोल रहा है। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और यूएसए और रशिया दोनों उभर के एक सुपर पावर्स आई, तो यहाँ पर भी बैटल साइंस की थी, मगर इधर पे थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले अब एक नई चीज आ गई थी, ये हम अर्ली स्टेजेस में एक एज ऑफ इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। न्यूज़पेपर्स हर घर में पहुंचते थे, टीवी आ चुका था, धीरे धीरे अमेरिका के एक एक घर में जाना शुरू हो रहा था। और तो इधर पे क्या था कि अगर आपके पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है तो आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, मगर वो इंफॉर्मेशन को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर एक और लेयर आती है सीक्रेसी की। ओके। और साथ ही साथ इस सीक्रेसी के बीच सीक्रेटली आपकी इंफॉर्मेशन छीन कर अपने पास रख लेना, इसको कहते हैं एस्पियोनाज। ओए होए होए, तो दोबारा दोहराइए प्लीज। एस्पियोनाज। तो एस्पियोनाज मतलब ये पेज बंद हो जाएगा जितने व्योम साहब हमको छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे शब्द नहीं आते। एस्पियोनाज मतलब अगर मैं आपको बहुत ब्रॉड टर्म्स में समझा दूं तो एस्पियोनाज जो कि इंटेलिजेंस जिस कदर का काम करती है कि हम दूसरे कंट्रीज में जाकर इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट करते हैं या फिर कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, सीक्रेट्स निकालते हैं और फिर उस पर काम करते हैं, या तो दूसरी कंट्री को हानि पहुंचाने के लिए या फिर खुद की कंट्री को बेहतर करने के लिए। तो डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल ऐसे इसमें ये है, आज की वीडियो मोस्टली मैं डॉक्टर साहब के थ्रू ही रहेगी, बीच बीच में साइंस बताऊंगा मैं कि यार एक ज़माने में जितना आप बताते हैं, आप तो पुरातन काल में वर्ल्ड वॉर पहले पहुंचते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जब यूएसए और रशिया एक साथ मिलकर एटॉमिक बॉम्ब ये सब चल रहा था, अगेंस्ट थे ये पूरे जर्मन इन सब के अराउंड, तो वो साथ मिल रहे थे, साथ मिलकर काम कर रहे थे, एटॉमिक बॉम्ब जैसी चीज बनी। उसी के बीच में शायद ये कंसेप्ट आया होगा कि भैया अभी ये चीज खत्म हो रही है, अब दो अलग अलग कंट्रीज हैं जिनके बीच में ये सारी सीक्रेट चीजें नहीं शेयर होनी चाहिए, तो इसी वजह से अलग से डिपार्टमेंट्स बने होंगे आई गेस कि चीजें अपने पास प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करके। बिल्कुल ऐसा है ना? बिल्कुल, क्योंकि देखो क्या था कि हमने हमारे एटॉमिक बॉम्ब सीरीज में भी ये बात कवर कर रखी है कि रशिया एक्चुअली एटॉमिक बॉम्ब नहीं बना पाता अगर कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं करते। ओपनहाइमर ने नहीं की थी, बस ओपनहाइमर ने नहीं की थी और उन पर इसी बात के ऊपर मुकदमा चला था जो बाद में खारिज कर दिया गया था वगैरह वगैरह वगैरह। मगर जब ऐसे इंसिडेंट्स होने लग गए थे तो सीक्रेसी धीरे धीरे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनने लग गई थी। मगर सीक्रेसी मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि एज ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है, धीरे धीरे न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, टीवी आ रहा है, फटाफट चीजें रिपोर्टिंग हो रही है। तो ऐसी एज में एक नई मिस्ट्री जन्म लेती है जो कि पहले कभी देखी नहीं गई थी, और वो मिस्ट्री यूएफओ के थ्रू फिर धीरे धीरे एरिया 51 में भी लीक करती है। क्या आपने सिगरेसी की बात करी, मुझे ऐसे जोक कह लीजिए कि कितना मुश्किल है ना सिगरेट रखना। अभी देखो आपका कोई दोस्त होता होगा या कोई भी उसका किसी का ब्रेकअप होता होगा, उसने किसी दोस्त को बताया होगा भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, अचानक से उसको उसके दोस्त का कोई अजीब सा इंसान कॉल करके बोलता होगा और बेटा कट गया तेरा, या फिर ऐसा है कि आपने एक को बोला और पता नहीं दूसरे शहर से कोई आगे भाई तो ठीक है। और सिगरेसी कितना मुश्किल है इंसानों को ना अपने पेट में पचाना, ये बात है, ये सारी बात है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू सीक्रेसी मेंटेन करना, एस्पियोनाज, ये सब बहुत बेहतर हो गया था। इसी बीच क्या होता है कि 1947 में एक जगह पर, रॉसवेल नाम की जगह है, वहां पर एक चीज क्रैश कर जाती है। जब वो क्रैश करती है तो उसके जो पार्ट्स निकलते हैं, सब लोग को लगा कि भाई अगर हवा से कुछ गिरा है तो एयरप्लेन ही होगा। और एयरप्लेन्स काफी नए थे, पहले क्रैशेस भी थोड़े ज्यादा होते थे, ऐसा नहीं था कि हर कोई प्लेन क्रैश हो रहा है। मगर आज जहां एयरप्लेन्स के क्रैशेस हमें लगभग कभी भी सुनाई नहीं देते, उस जमाने में थोड़े से ज्यादा कॉमन। मुझे सुनाई देते हैं। अच्छा। मुझे बहुत सुनाई देते हैं, इस चक्कर में मैं बहुत उसमें रहता हूँ। फिलहाल जब तक मम्मी पापा जिंदा है तब तक तो मैं चाहता हूँ जिंदा रहूँ, तो इसलिए मैं सुनाई देते हैं मुझे यार, तो मैं बहुत
बचता हूँ। मैं इधर लोगों को डराना नहीं चाह रहा हूँ और तुम इधर पे वही फियर इन्फोर्स करते जा भाई रहे हो। What are you doing? मैं काली तख्ती पे सफेद चौक इस्तेमाल करता हूँ ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। बीच बीच में मंटो साहब आ जाते हैं इनके अंदर। It आज is an कुर्ता पहन issue. के बैठा हूँ इसलिए। हाँ। तो जब ये एक ऑब्जेक्ट क्रैश होता है तो सबसे पहले वहां पर पहुंच जाती है गवर्नमेंट। अच्छा। और गवर्नमेंट कहती है भाई बिल्कुल टेंशन मत लो, हाँ। नो पैसेंजर्स हैव डाइड। ठीक है, ये एक मिलिट्री टेस्ट एयरक्राफ्ट था दोस्तों, ओके। जो कि क्रैश कर गया है। ओके। टेस्टिंग फेजेस में था, क्रैश कर गया, आई एम वेरी सॉरी। तो लोग कह रहे हैं, लोगों में फिर जिज्ञासा उठी कि अरे यार टेस्ट क्राफ्ट ऐसे, मतलब हम टेस्ट कर रहे हैं क्या, हम कुछ नया बना रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। अगले दिन सरकार आके कहती है, सरकार खुद आकर ये कहती है अरे नहीं 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 ना 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 ना, हाँ। क्या था, वेदर बलून था। ओ, अगले ही दिन सबसे पहला एक अर्ली एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट कवर अप दुनिया को देखने मिल रहा है। मतलब ये पहले से चल रहा है अमेरिका में। ट्रम्प भाई 7 सेकंड में स्टेटमेंट बदलते हैं। ये बस इवॉल्व हो गया है। ट्रम्प भाई अपने 7 सेकंड में स्टेटमेंट बदल देते हैं। आई वांट अ रिजीम चेंज, आई डोंट वांट रिजीम चेंज। उसी स्टेटमेंट में ये क्या हो रहा है। तो पहला एग्जांपल था ये। अगले दिन बदल दिया। यस, एक दिन तो लिया कम से कम। हाँ। तो पहली बार लोग ये देख रहे हैं कि यार गवर्नमेंट एक्टिवली कुछ छुपा रही है। ओके। मगर छुपा क्या रही है समझ नहीं आ रहा है। साथ ही साथ कई सारे लोग ऐसा रिपोर्ट करने लग गए हैं कि हमें हवा में एक रात के समय एक ब्राइट ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ दिख रहा है, जो कि पहले, जैसे कि जो लोग अराउंड 30 इयर्स ओल्ड हैं, जैसे कि हम लोग हैं, आप लोग को याद होगा कि बचपन में जब सर के ऊपर से एयरप्लेन जाता था तो बहुत आवाज आती थी। हाँ। आजकल इंजन्स बहुत क्वाइट हो गए। ओके। है ना, 1947 में भी टेक्नोलॉजी एडवांस तो थी नहीं, एयरप्लेन काफी आवाज करता था अगर ऊपर से जाता था। ये प्लेन काफी साइलेंट है, काफी साइलेंट, बिल्कुल आवाज नहीं कर रहा है। और रात के अंधेरे में चमक रहा है। ओके। और लोगों ने ग्राउंड से तो देखा ही था इस प्लेन को। हाँ। लेकिन साथ ही साथ कई सारे पायलट्स भी ये रिपोर्ट करते थे कि हमें भी हाँ। अराउंड सनसेट दिखता है कि जब आजू बाजू सब अंधेरा है, एक ब्राइट ऑब्जेक्ट हमसे कई ज्यादा ऊपर उड़ रहा है और बिल्कुल आवाज नहीं कर रहा है। ओए होए होए। है ना। तो यूएफओ की जो मिस्ट्री है वो अब डीपन होते जा रही है। अच्छा। कि कोई तो एक ऐसी चीज है जो कि तेज उड़ रही है, जो चमक रही है, जो चमक रही है और रात के अंधेरे में चमक रही है और आवाज नहीं कर रही। बहुत बल्ब है उसके पास। अब देखिए, आजू बाजू जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हमें पता है, वो टेक्नोलॉजी तो इस कदर मिमिक नहीं करती है। तो ये किस कदर की टेक्नोलॉजी है? चलो लेट्स डू द मोस्ट लॉजिकल थिंग। मोस्ट लॉजिकल थिंग क्या है भाई? अगर आपको नहीं पता कि कोई एक चीज कैसे काम करती है, और अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि अगर कोई एक इंसान है जिसके पास कैपेबिलिटी है इसको जांच कर इसका जवाब देने की, तो वो कौन है? सरकार है। सरकार है। चलो सरकार के पास चलते हैं। सरकार के पास आ गए, चुप्पी, फिर से सीक्रेसी। ओके। तो अब जो है और लोगों के अंदर जिज्ञासा जाग रही कि यार कोई कुछ बोल ही नहीं रहा यार, मेरे तो आंखों के सामने दिख रही है ऐसी चीजें होते हुए। कई सारे फार्मर्स ने कहा, कई सारे एयरक्राफ्ट पायलट्स ने कहा, कई सारे जो ऑब्जर्वर्स रहते थे, जो कि कल्चर रहता है, कई लोग बस रात को बैठकर दूरबीन खुलाते हैं, ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, कई लोगों ने इस चीज को नोटिस किया। नौ वैसे डिस्क काइंड ऑफ चीजें स्पॉट की थी एक साथ, चमकती हुई चीजें। यस। तो और डीप होती जा रही है मिस्ट्री, मगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं लग रहा है। तो कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि यार भाई चलो, हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन जहां जहां से निकलती है वहां से धीरे धीरे इस मिस्ट्री को फिगर आउट करना शुरू करते हैं। लकीली या फिर अनलकीली ऐसा हुआ कि ज्यादातर इस कदर की साइटिंग्स नेवाडा के आसपास हो रही थी, एक एरिया जिसका नाम है ग्लूम लेक। ठीक है। तो ग्लूम लेक के फिर मैप्स निकालने लग गए लोग, और कई लोगों को पता था कि बहुत सालों पहले, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में, ये ग्लूम लेक जो एरिया है ये न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। हमने ये हमारे एटॉमिक बॉम्ब सीरीज में भी कवर कर रखा था कि जब जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था वो भी एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था, कि बहुत कम लोगों को पता था कि एक्चुअली टेस्ट कहाँ हो रहे हैं। इसी कदर के कई सारे ऐसी आइसोलेटेड जगहों पर कई सारे ऐसे सेंटर्स बनाए गए थे जहां पर और न्यूक्लियर ऐसे चीजें टेस्ट की जाएं, है ना, क्योंकि अगर एक ही एरिया रहेगी तो फिर सीक्रेसी मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। कई एरियाज रहेंगी तो हो सकता है कि अगर लोगों का फोकस एक जगह पे जाए, उसको चुपचाप बंद कर दो, बाकी काम उधर शुरू चलते रहेगा। तो और मैप्स निकालने लग गए, पुराने मैप्स देखने लगे। उन मैप्स में एक पर्टिकुलर एरिया जिसके आजू बाजू गेट था, वो एरिया लोगों ने मैप पर देखा कि उस एरिया को एक पुराने मैप ने डिमार्केट करके रखा है एज एरिया 51। 50 क्यों नहीं यार? 51
अब ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी एक्चुअली, क्योंकि ये सीक्रेट फैसिलिटीज थी। अगर कभी ये मैप्स लीक हो जाते, दुश्मनों को मिल जाते, तो उन्हें भी कंफ्यूज करने के लिए इन्हें नंबर्स दिए गए थे, बस, है ना। इतनी सिंपल सी बात थी। मगर क्योंकि अब इस कदर की अजीब साइटिंग्स लोकल्स को यहाँ दिख रही हैं, उन्होंने खोदना शुरू किया और फिर एरिया 51 का लेजेंड पैदा होता है। अब हम अभी तक हम पहुंचे 1950s में ही, है ना। जो रॉसवेल इंसिडेंट था वो 47 हो चुका था, और 50s तक आपको इस कदर की साइटिंग्स दिख रही थी। लेकिन अब साइटिंग्स थोड़ी चेंज होनी शुरू हुई। किस कदर चेंज होती है? जो एक स्लो मूविंग ब्राइट ऑब्जेक्ट बहुत ऊंचा उड़ रहा है, अब वही ब्राइट ऑब्जेक्ट बहुत तेज उड़ रहा है, बहुत तेज उड़ रहा है, और मिलिट्री रेडार भी अब इसे पिकअप करने लगा है। देखिए रेडार का कॉन्सेप्ट कैसा रहता है भाई, एक बार समझा दो। सिंपल सी बात है, रेडार एक ईएम वेव्स है, वेवलेंथ थोड़ी बड़ी होती है, इस चक्कर में जितने और ज़्यादा दूर तक फैल जाता है वो, तो जब आप एक जगह रेडार सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं तो बहुत अपने स्पेरिकल अराउंड मान लीजिए अपने आसपास सारी जगह चले जाता है। ईएम वेव्स की बात है, टकरा के वापस आ जाएगा। लंबी वेवलेंथ है, बड़ी वेवलेंथ है, इसलिए जैसे हम जो सिग्नल्स होते हैं ना, रेड लाइट क्यों इस्तेमाल करते हैं, वेवलेंथ बड़ी है तो ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं हो, स्कैटर नहीं करेगा वो, तो आराम से जाएगा, लग के वापस आ जाएगा। और कसम से बता रहा हूँ, बादलों के ऊपर भी रेडार पकड़ में आता है, तो बारिश होने के ऊपर अगर बादल में से कोई ऊपर से कोई फ्लाइट जा रही है तो पकड़ में आ जाती है वो। कई लोग नहीं मानते इस बात को। एनीवेज, तो वो रेडार क्या करता है कि वो पूरे के पूरे एरिया में जितनी चीजें फैली होती है उससे जाएगा, टकरा के वापस आएगा, मिलेगा, भैया यहाँ टकराया मैं, मतलब कि यहाँ पे कोई था। यस, ये काम करता है रेडार। और रेडार बहुत वाइडली यूज होने लगा था। क्यों यूज होने लगा था? क्योंकि एयर ट्रैवल कॉमन होते जा रहा था, खास करके अमेरिका में। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एयरपोर्ट्स रेडार का यूज करते थे अपने एयरपेस से या फिर अपने एयरपोर्ट से जो फ्लाइट्स उड़ी हैं, क्या वो अपनी डेस्टिनेशन पर समय पर पहुंच रही हैं कि नहीं। तो रेडार सिस्टम और फैल गया था और ये कैच करने लगा था ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत तेज उड़ रहे हैं, बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं और इस स्पीड्स में उड़ रहे हैं जो कि हमने नहीं देखा है। 4 times द स्पीड ऑफ साउंड, कई लोग कह रहे थे 3.5 times द स्पीड ऑफ साउंड। क्या है ये चीज? मतलब अगर सोनिक बूम होता होगा आई गेस का मतलब, जैसे अगर तुम स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस कर जाते हो तो बहुत ज्यादा तेज आवाज आती है, बहुत एक्सट्रीम तेज आवाज आती है। इस चक्कर में शायद वो भी बोलते होंगे बहुत तेज उड़ रहा है। यस, बहुत ही तेज उड़ रहा था। अब ये मिस्ट्री फिर और डीपन हो जाती है, क्योंकि लोग अब ये सोचे कि यार क्या एलियंस वाकई यहाँ पर आ गए? क्योंकि सबसे पहली बात तो हमारे एयरक्राफ्ट में तो लाइट्स होती नहीं है। हमारे एयरक्राफ्ट अंधेरे में चमकते नहीं है। आवाज करते हैं तो आवाज भी नहीं कर रहा। और अब ये बहुत तेज उड़ रहा है और साला सरकार के पास जाओ तो सरकार कुछ कह ही नहीं रही। इसका मतलब भैया ये जो बंदा है ये सही में पीके है, ये आया है दूर से, बिल्कुल, अपने स्पेस शटल में। और अक्सर ऐसा होता है जब भी गवर्नमेंट किसी भी चीज को एक्सेप्ट या डिनाई करने से मना कर देती है, रूमर्स फैलने लगते हैं या फिर लोगों में पैनिक ये हो जाता है, इंस्टिल हो जाता है। क्योंकि नहीं, इसका एक बेसिक नेचर ये है ना, बेसिक नेचर ये है कि इंसान को हर चीज का जवाब चाहिए। उसको लगता है कि उसके पास सारे जवाब हैं। अब जब जवाब तुम्हें गवर्नमेंट दे नहीं रही है तो बाय डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ आवर नेचर हम उसका जवाब बनाते हैं, क्रिएट करते हैं कि भैया इस वजह से ही है, गवर्नमेंट के पास जवाब नहीं है, इतनी तेज उड़ रहा है, ऐसी चीज हमारे पास है नहीं, एलियन। और माहौल कोल्ड वॉर का है। कोल्ड वॉर में जन्मे जिन अमेरिकन से अगर आप आज भी बात करोगे, रशिया नाम सुनते ही कांप जाते हैं वो लोग, क्योंकि इस कदर प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि यार रशिया पे हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, वो हम पे स्पाई कर रहा है, वो हम पे कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकता है। इस कदर की बातें बहुत होती थी, तो पैनिक वैसे ही लोगों में बहुत रहता था। खास करके जिन लोगों के पास ज्यादा एक्सेस नहीं रहता था वो और पैनिक होते थे। और ये एरिया का है ग्लूम लेक के आसपास, नेवाडा में। नेवाडा काफी स्कैर्सली पॉपुलेटेड स्टेट है आज भी यूएसए में। 52-54 ही पॉपुलेशन है उस विलेज की। 54,000 नहीं 54। तो बहुत कम लोग। तो यहाँ पर कम लोगों में क्या है कि जब एक चीज रहती है मास हिस्टीरिया, मास हिस्टीरिया कम लोगों में बहुत जल्दी फैल जाएगा, है ना। मास हिस्टीरिया का मतलब ये है कि कई सारे लोग एक वहम में विश्वास करने लग जाते हैं। पूरा गांव का गांव बोलता है कि हमने पेड़ पे देखा था एक भूत को, गांव बोल देता है कि नहीं हमने देखा था। जितना छोटा गांव उतनी जल्दी ये आग फैलेगी, है ना। तो छोटा सा पॉपुलेशन, कम इंफॉर्मेशन, तो और लोगों में डाउट पैदा हो रहा है और लोगों को सस्पिशन आ रहा है कि यार या तो ये रशिया है या फिर ये कोई बाहरी दुनिया से ही इंसान आया है दोस्त, है ना। पैनिक बढ़ते जा रहा है और अब ये साइटिंग्स फिर से चेंज लेती है। जो तुम फ्लाइंग डिस्क की बात कर रहे थे जो एक साथ 9 उड़ते हुए दिखी थी, ये एक्चुअली काफी लेट आई, ये 70s के आसपास आई। अच्छा, तो 40s और 50s में हमने क्या देखा?
बहुत ऊपर ब्राइट ऑब्जेक्ट, हाँ जो कि बहुत ज्यादा तेज नहीं है, तेज है हाँ। बहुत ज्यादा तेज नहीं है, मगर उस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से कई ज्यादा ऊपर तो उड़ रहा है और अच्छा। चमक रहा है। अच्छा और दूसरी साइटिंग क्या है, बहुत तेज है, हाँ। चमक भी रही है हाँ। और बहुत तेज है। तीसरी साइटिंग ये है कि बहुत ज्यादा शांत है, ओके। बिल्कुल आवाज कर नहीं रही है, बिल्कुल भी एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट की तरह दिख नहीं रही है और रेडार से भी बच पा रही है। ओए होए, स्टेल्थ बॉम्बर उनके पास पहले आ गया था। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, व्योम साहब ने बताया कि क्या है, लेकिन मैं आपको 1943 में ले चलता हूँ। हाँ हाँ। एक बहुत दुनिया का सबसे तगड़ा और तहलका नुमा इंसान जिसका नाम था निकोला टेस्ला। टेस्ला साहब ने, अब देखो अपने आखिरी के दिनों में, खैर वो कंट्रोवर्शियल हो गए थे, उनकी दिमागी हालत भी सही नहीं थी ऐसा लोग कहते थे। और क्यों ना हो यार, एक इंसान को तुमने तन्हाई में छोड़ दिया, वो इंसान भुखमरी में गुजर गया था 3327 रूम नंबर में, वहाँ पे वो भुखमरी में मरा अपने आखिरी दिनों में। शायद लोग तो ऐसा बोलते हैं कि शायद क्या नाम है, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें बताया करते थे। एक बताया था ना डेथ रे के बारे में, ठीक है, कि भैया हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन मारेंगे तो लोग मर जाएंगे, वो डिजाइन मैंने बात कर रखी वीडियो में। एक उन्होंने एक और चीज बनाई थी जिसके ऊपर मैंने रील बनाई थी कि टेस्ला यूएफओ करके। टेस्ला साहब का मानना ये था कि हम एक ऐसी भी चीज बना सकते हैं, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसके लिए हमें कोई भी इंजन नहीं चाहिए। वो काम कैसे करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेगा, एसी पे काम करेगा। कैसे काम करेगा कि नीचे बहुत बड़ी डिस्क हो, ऊपर एक सेंटर हो, ठीक है, वो नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है, और एक सटीक वे में फ्रीक्वेंसी में अगर वो वाइब्रेट करेगा तो अपने आसपास की हवा के साथ रेजोनेंस में आ जाएगा। अब जब रेजोनेंस में आएगा तो हवा के मॉलिक्यूल टूट जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, और जब पॉजिटिव आयंस में टूटेंगे तो पॉजिटिव आयन जो नेगेटिव नीचे डिस्क है उस पर मारेंगे ऊपर की ओर, धक्का मारेंगे, तो वो चीज़ उड़ सकती है। ये चीज़ साकार हो सकती है अगर हमने वायरलेस कम्युनिकेशन बना दी, कम्युनिकेशन नहीं, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी खड़ी कर दी, कि वो सिस्टम, वो डिवाइस, वो प्लेन हवा से ही एनर्जी खींचेगा, ये चीज़ों को, हवा को आयनाइज करेगा, उस पर हिट होंगे, वो उड़ेगा, और अब उसको चेंज करने के लिए फ्लैप भी नहीं उठाने, उसको बस मेंटेन करना है, चार्ज मेंटेन करना अपने उस डिस्क पे, तो वो टिल्ट होकर मूव कर सकता है, भाग सकता है। तो ऐसा वो डिज़ाइन दे चुके थे जो कि यूएफओस की तरह रिजेंबल करते हैं। वो डिस्क का जो पूरा शेप है ये वो दे के चले गए थे 1943 में, खैर शायद वो गुजर गए थे, और उनके मरते साथ अमेरिका ने उनके पूरे के पूरे वर्क को जब्त कर लिया था, उनके कमरे में सारी चीज़ों को जब्त कर लिया था। सरकार आई थी और वो सारे डिज़ाइन सब कुछ जब्त कर लिए गए थे। खैर अभी तो हमारे ट्रम्प चाचा थोड़े पागल हो गए हैं, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन उनके पहले उनके एक अंकल थे जिनका नाम ट्रम्प, क्या नाम था उनका भूल गया, बट हाँ ट्रम्प, वो ट्रम्प के साइंटिस्ट थे, एक्चुअली साइंटिस्ट थे, अमेरिका में बहुत बड़े फिगर थे वो इन टर्म्स ऑफ फिजिसिस्ट में। वो आके बयान देते हैं कि ट्रम्प की सारी फाइंडिंग, सारी डिजाइन बेबुनियाद है, बकवास है, टेस्ला के सॉरी हाँ टेस्ला के बकवास है। तो अगर बकवास थे तो आपने सीज क्यों किए थे? और कई चीज़ें अब तक डॉक्यूमेंट्स जो है इनकी टेस्ला की वो क्लासिफाइड नहीं है। क्यों टेस्ला का डिज़ाइन एक्चुअली यूएफओ की तरह मिलता जुलता है? क्या सही में शायद अमेरिका ने टेस्ला के डिज़ाइन को सीरियस लिया और सही में वो फ्लाइंग डिस्क का जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था वो बना दिया था, या फिर टेस्ला बस बहकी बहकी सी बातें कर रहे थे? उनके गुजरने के बाद कुछ सालों बाद वैसी साइटिंग्स भी हो रही थी, तो क्या कहीं टेस्ला के डिज़ाइन इन्वॉल्व थे? ये अभी तक बहुत बड़ा सवाल है जिसके साथ मैं जी रहा हूँ। मगर एक बात मुझे ये बताओ कि तुम्हारे आइडिया में ये फ्लाइंग सॉसर वाला जो इमेज है वो किसने बिठाया है? यार ये मुझे नहीं पता चला कब आया, हाँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि टेस्ला का उसमें तो काइंड ऑफ था। ये एक कॉमन थीम हो गई थी कि जब लोग देख रहे थे, हाँ। इस कदर उन एयरक्राफ्ट को डिस्क्राइब कर रहे थे कि यार ये नॉर्मल एयरक्राफ्ट जैसे दिखते भी नहीं है, हाँ। ये थोड़े ज्यादा कर्व्ड है, इनकी कोई विंग्स नहीं दिख रही है, ये क्योंकि इतनी तेजी से जा रहे हैं, ये एक फ्लाइंग सॉसर की तरह दिख रहे हैं। यही आइडिया फिर उस जमाने के साईफाई राइटर्स और साईफाई मूवीज ने पिकअप किया, तो और ये प्रोपेगेंडा एक तरह से फैल रहा था, और गवर्नमेंट के लिए तो ये बहुत बढ़िया बात है। यार राइटर क्या होता है ना, आपको शायद पता नहीं होगा कि, लेकिन टाइम ट्रैवल के ऊपर सबसे पहले कंसेप्ट लेके आने वाले वो भी एक फिक्शनल राइटर ही था। यस, मतलब राइटर्स लिटरली साइंटिस्टों को भी मजबूर कर देते हैं। यस, कि क्या बात है। इंडीड, मतलब दुनिया में आर्ट की वैल्यू लोग तभी समझेंगे जब इस कदर उसमें धीरे धीरे घुसते रहेंगे। इसीलिए मैं लेके आया हूँ अपना शो जिसका नाम है इल्यूजन। तो प्लीज अभी बेंगलोर में 19 तारीख को होने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखने आइएगा। बहुत कम सीटें हैं लेकिन ठीक है। यस, तो यार देखो, पार्ट 1 हम आपको समझा चुके हैं कि साइंस का रोल टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन कैसे एक मिस्ट्री जन्म लेती है। अब हमने आपको मिस्ट्री पर इंट्रोड्यूस कर दिया है कि किस कदर इस एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ज्यादा तादाद में दिखने लगेंगे।
अब हम मिस्ट्री को करते हैं ब्रेक डाउन कर, मिथ करते हैं बास्ट। यस, सो मिथ नंबर 1 हाँ, सुफियान आलम, मिथ yes. नंबर 1 इज वेरी हाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, हाँ, वेरी ब्राइट। वाई? ये कैसे अचीव हो सकता है? देखो दुनिया में कई लोग मानते क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन भैया सही में धरती गोल है स्फेरिकल है। कई दुनिया में फ्लैट अर्थर्स भी है, मतलब आप मजहब से रिलेट मत करने, आजकल कमेंट में आ जाएंगे लोग मजहबी, वैसे नहीं है। दुनिया में एक्चुअली यूएस में भी आप देखोगे पूरी की पूरी सोसाइटी है फ्लैट अर्थर्स की, वो बिलीव करने वाली। तो हमारी अर्थ स्फेरिकल है। हमारे जमीन पर अगर सूरज छुप गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान से आप सूरज को नहीं देख पाएंगे। आसमान में जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाएंगे, स्फेरिकल शेप है, अगर एडिटर सब बना देंगे स्फेरिकल शेप है, तो यहाँ पे अगर स्फेरिकल है, यहाँ पर सन है, तो धरती पे दिखना बंद हो गया है, मगर ऊपर जाएंगे तो अभी भी सन दिखेगा। तो वो बहुत ऊपर अगर उड़ रहा है, हमारे लिए सनसेट है, उसके लिए भी सन अभी भी है, होराइजन पे है, और वो भी अपने उस जोन में है जब मोस्टली लाल लाइट स्कैटर नहीं हो रही है। हमें सन जब लाल दिखता है वो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर का जो थिकनेस होती है वो लाइट को स्कैटर कर देता है, बाकी फ्रिक्वेंसीज को लाल बच जाती है, इसलिए हमें ढलता हुआ सूरज लाल दिखता है। एनीवेज, तो वो स्ट्राइक कर रही है उसको वो वाली बीम, तो बाय डिफॉल्ट पूरे के पूरे संसार उस एरिया में जहाँ अंधेरा है वहाँ पे एक चीज़ पे लाइट पड़ रही है, तो सिंपल सी बात है, चीज़ें सरफेस पे लाइट जाती है, टकरा के वापस आती है, तो हमें इसलिए वो चमकते हुए दिख रहे हैं। यस, तो ये था आपका U2 स्पाई प्लेन। U2 स्पाई प्लेन बनाया इसलिए था कि देखिए आज आप लोग जानते हैं कि कई सैटेलाइट्स जो हैं जो कि स्पेस में वो इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए यूज होती है, उनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरास रहते हैं। आपने मूवीज में भी देखा होगा, जैसे कि जॉन इब्राहिम की वो कौन सी थी, पोखरान, क्या नाम था, पोखरान टेस्ट, जिसमें दिखाया गया है, आई गेस वही पोखरान, नहीं नाम भूल गया मैं भी। तो उसमें आप देखिए कैसे CIA सैटेलाइट के थ्रू हम पे नजर रख इंडिया की बताऊं क्या, मैं बॉलीवुड मूवीज की बात कर रहा हूँ, ऐसे मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन बॉलीवुड मूवीज में ना हमारी जो पूरे इतिहास जो हमने किया ना इसके अंदर, जैसे पोखरान टेस्ट हो गया, सब हो गया, वो बहुत खूबसूरत ढंग से दिखाया नहीं जा पाता। मार्स के ऊपर हमने मिशन भेजा था, बहुत ही वाहियात मूवी लगी थी मुझे, इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर हम घुस पाएंगे तो हम वैसे बनाएंगे ओपनहाइमर टाइप मूवीज यार, बेटर बनाएंगे, वी विल बी बेटर देन ओपनहाइमर। बता यार, तुम तेल में पूड़ियां तल रहे हो ये कोई आपने तरीका दिखाना था उसके अंदर मार्स पे जब हमने भेजा था अपना, देखो क्या मजाक करते हो यार। चलो काम डाउन हो जाता है साइंटिस्टों के ऑफिस में चूल्हा लेके आ गया बंदा यार मैं उसको पूड़ी को तलते हैं, ये क्या मतलब, एनीवे सॉरी। चलो, भावनाओं में बह गए सुफियान भाई, आई अपोलोजाइज, वी कम बैक टू द वीडियो राइट अवे। तो U2 स्पाई प्लेन यूज किया जा रहा था किस लिए, बहुत ज्यादा हाइट अचीव करके। उस जमाने में जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट थे वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ते थे। आजकल एक स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस है वो ये है कि 35,000 फीट पर आप उड़िए। ये प्लेन उस जमाने में 60,000 से भी ज्यादा फीट ऊंचा उड़ सकता था। थोड़ी देर तेज भाग जाएगा, चांद पे पहुंचता वो भी। यस, और इसके विंग्स बहुत ज्यादा बड़े थे। क्यों बड़े थे? ताकि ड्रैग कम हो, और ड्रैग कम होने की वजह से आवाज कम हो। बहुत बड़े बड़े विंग्स थे इसके। इसलिए ये दूसरे एयरक्राफ्ट से काफी अलग दिखता था। U2 स्पाई प्लेन, बाय द वे, अगर आपने एक मूवी देखी है द ब्रिज ऑफ स्पाइज, तो रशिया, उसकी स्टोरी इस कदर है कि रशिया ने एक U2 स्पाई प्लेन गिरा दिया था। गिरा दिया था, या फिर वो स्पाई प्लेन क्रैश कर गया था और उसका पायलट पकड़ा गया था। तो ब्रिज ऑफ स्पाइज में ये दिखा है कि उस पायलट को एक रशियन स्पाई जो अमेरिका ने पकड़ा था जर्मनी में, उन दोनों को एक्सचेंज करते हैं। उसकी स्टोरी है द ब्रिज ऑफ स्पाइस। बहुत अच्छी मूवी है, टॉम हैंक्स इज द एक्टर, डेफिनेटली टॉम हैंक्स है। अरे टॉम हैंक्स है बिल्कुल। तो U2 स्पाई प्लेन था ये। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यार सुफियान, क्या व्हाट हैज बीन द फास्टेस्ट प्लेन इन हिस्ट्री, जो हमें पता है? मुझे नहीं पता कितना फास्ट है हिस्ट्री में, कौन सा पता है? तो हिस्ट्री में मैं भैया अपने फ्लैट में बैठता हूँ, ज्यादा तेज उड़ते हैं। एक तो मैं नाम नहीं लूंगा, एक कंपनी का कुछ भी है, वो उसका फ्लैट उड़ती है तो वो पूरा पुर्जे उसके हिलते आवाज करते हैं। मुझे ज्यादा लगता है कि तेज उड़ेगा तो सामान ना उड़ कर जाए बाकी। तो फास्टेस्ट प्लेन इन हिस्ट्री है एक बहुत ही सेक्सी दिखने वाला प्लेन जिसका नाम है SR-71A ब्लैकबर्ड। और अब मैंने क्या कहा, डॉक्टर साहब के बिना पेज बंद हो जाएगा, ऐसी चीजें। और मैं क्यों कहता हूँ कि मैंने क्यों कहा था कि ये जो प्लेन्स थे ये लगभग 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड चल रहे थे। SR-71A ब्लैकबर्ड की मैक्सिमम स्पीड है 3.5 माक। ओहो। इनफैक्ट आज तक कई सारे डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई नहीं हुए हैं जो उसकी एक्चुअल स्पीड बताते हैं। हो सकता है वो इससे तेज गया हो, मगर ऑन रिकॉर्ड
3.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, बहुत 3.5 माक पर चलता था। और ये भी क्योंकि अब तक सैटेलाइट्स बहुत अच्छी नहीं बनी थी, इनफैक्ट लॉन्च ही नहीं हुई थी। 1969 में तो हम गए हैं, है ना। तो 60s में SR-71A ब्लैकबर्ड के थ्रू हम स्पाई करते थे। हम नहीं, अमेरिका करता था दूसरे नेशंस पर। बहुत तेज उड़ पायलट सकता को था। क्या ड्रैग होता होगा, कितने जी की फोर्स लगती होगी भैया। अरे बहुत Extreme इंटरेस्टिंग है है वो। बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग है। कई सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, हम भी इस चीज पर कहीं ना कहीं बात करेंगे हाँ। कि किस कदर उस प्लेन ने हीट रिडक्शन, ड्रैग रिडक्शन, इन सब पर काम किया था। वो दिखता है एकदम डिस्क की तरह है। ओके। हाँ, तो ये आता है कैच। तो SR-71 क्या था कि बहुत ज्यादा, आप अगर एक प्लेन को देखोगे तो आपको दो बड़े बड़े विंग्स दिखेंगे, एक थिक फ्यूजलाज दिखेगा और उसी फ्यूजलाज के पीछे आपको एक टेल विंग दिखेगी। बिल्कुल। SR-71 क्या था, इतना ऐसा सपट है, हाँ। इतना पतला दिखता है वो, अगर तुम उसको कैमरे में भी देखोगे रनवे Okay. पे, इतना सा बम्प है जहाँ कॉकपिट है, हाँ। दो बड़े बड़े इंजन है, बस फ्लैट लाइक अ डिस्क। ओ। डेल्टा विंग प्लस काफी फ्लैट, नीचे से तो एब्सोल्युटली फ्लैट था वो, ड्रैग रिड्यूस करने के लिए। हाँ हाँ। इसलिए वो डिस्क की तरह दिखता, क्योंकि वो बहुत तेज भी जाता था। यार मुझे लगा था यार जादू आया था। नो, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, मगर जादू हुआ तो था दोस्त, हाँ जादू हुआ तो था। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाँ। जो कि 9 फ्लाइट का क्रू जो कि एकदम साइलेंटली मूव कर रहा है, बैट विंग के डिजाइन की तरह दिख रहा है। हाँ। आप देख सकते हैं वो था F-117 नाइट हॉक। तो ये दुनिया का पहला स्टेल्थ जेट था। अच्छा। और ये 1970s में टेस्ट किया जा रहा था। Okay. फाइनली इसको अमेरिका ने ऑफिशियली 1988 में रिकॉग्नाइज किया हाँ। कि हमारे पास ऐसा एक प्लेन है। और इसी टेक्नोलॉजी का एक एवोल्यूशन आपने हाल ही में सुना होगा, वो है द B-2 स्पिरिट बॉम्बर। B-2 स्पिरिट बॉम्बर भी उसी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक जेट है, जो कि आज तक ऑफिशियली कभी भी शॉट डाउन नहीं हुआ। अभी रुक जा कुछ दिन। अरे अब 35 गिरा हमारा यार। बंदूका लेके मार रहा है कि इधर ये दिखा। रेडार नहीं चाहिए, मैं यहीं से मारूंगा। यही सवाल हुआ। ऐसा हो जाए। तो हमें ये सब मैं समझा तो क्या हुआ, हाँ। मुझे लगता है इस पॉइंट पे कि क्यों यूएफओस की बातों को अमेरिका के गवर्नमेंट ने भी हवा देने दी। बिकॉज यार अगर जैसे आप बता रहे हो कि यार सिक्रेसी मेंटेन करनी है, अगर पूरे दुनिया को एक जगह उलझा दोगे तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि मेरे देश में क्या चल रहा है। Yes. अगर दुनिया यूएफओ करेगी और इतनी बार करेगी तो शायद जो तुम्हारी दुश्मन कंट्रीज हैं वो ये इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि यार ये बंदा जो अभी यहाँ पे इनके पास जो एडवांस करे टेक्नोलॉजी में, वो बेसिकली अपनी मिलिट्री को और एडवांस कर रहे हैं। यस, ये एक इनफैक्ट एक बंदा था जिसमें मैंने वीडियो में भी देखा था। हाँ, उस इस बंदे मिस्ट्री ने- को फाइनली, हाँ। मतलब आखिरी जो एक लास्ट हो रहा था इस मिस्ट्री के लिए, वो था एक बंदा जिसका नाम था बॉब लजार। हाँ बॉब लजार ये क्लेम करता था कि दोस्तों हाँ मैंने हाँ। मैंने जो है काम ना, किया है। मैं एरिया 51 का फॉर्मर एम्प्लॉय हूँ। जो रोगन पॉडकास्ट में आया था वो। जो रोगन पॉडकास्ट में तो बहुत बाद में हाँ, आया था, हाँ, उसने एक बुक लिखी थी 1989 में शायद से, हाँ। या 80s में कहीं। वो डिस्क्राइब कर रहा था उसने वहाँ क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ों पर काम किया। वो ये कह रहा था कि मैंने एलियन टेक्नोलॉजी पर काम किया है, एरिया 51 में एलियंस हैं और हमने रिवर्स इंजीनियर की है एलियन टेक्नोलॉजी। ओके। हमने ऐसे ही ग्रेविटी अपनी बनाई है खुद ब खुद, और बिना किसी प्रोपल्शन के हम इन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो अपने आप उड़ सके। तो ये बंदे ने एक्चुअली इस चीज को हवा दे दी। एक लास्ट जो बहुत बड़ा एक क्रेडिबिलिटी दी इस मिस्ट्री को। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉब लजार के क्लेम्स आप चैलेंज जरूर कर सकते हो, मगर गवर्नमेंट का मेन इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर, हाँ। कि अगर गवर्नमेंट इस चीज को वेरीफाई करती है या फिर डिनाई करती है, तो डिनाई करने पर क्या होता है कि जो लोग सोच रहे हैं, बाहर भी तो इंफॉर्मेशन जाती है ना, कि लोगों में जो भय फैल रहा है कि यार सच में अमेरिका के पास एलियन टेक्नोलॉजी है, वो भ्रम टूट जाता है। तो एक जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो था उनके पास, वो चला जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप एक्सेप्ट या डिनाई कर लेते हो तो दुश्मनों को ये एस्टिमेट करने में आसानी होगी कि आप एग्जैक्टली स्टैंड कहाँ कर रहे हो, क्योंकि उनके पास भी अपने सीक्रेट एजेंट्स हैं ऑब्वियसली, जो वहां से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उन्हें भी सच और झूठ का काफी हद तक अंदाजा है। मगर अगर गवर्नमेंट सामने आके खुद ब खुद कोई चीज एडमिट कर देती है तो क्लैरिटी और बढ़ जाती है। इसीलिए चुपचाप से इस बंदे को अपनी ये बकवास चालू रखने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। और साथ ही साथ 2013 में ये सारी फाइल्स डीक्लासिफाई करके इस मिस्ट्री को वंस एंड फॉर ऑल ठप कर दिया गया। अरे लॉजिक इस्तेमाल कर लेते पहले। अगर एक बात बताओ, अगर कोई सही में एलियन एग्जिस्ट करते हैं, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं, वो किसी दूसरे प्लेनेट पर गए और वहाँ के प्लेनेट ने उनको पकड़ लिया, तो एक सिविलाइजेशन जो इतनी एडवांस है, जो डिस्क लेके
गैलेक्सीज ट्रैवल कर पा रही है, तुम्हारी धरती पे आ रही है, वो एक बटन से अपने लोगों को बता देगी। जो ऐसी सिविलाइजेशन, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन है, जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी पे चलती है, पूरा का पूरा प्लेनेट उठ के आ जाएगा प्लेनेट ले जाएगा। ये तो लॉजिक लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये बात क्या नहीं बोल रहे हो यार? ये बात साइंस डैडी नील डिग्रास टाइसन ने भी कही थी कि जो सिविलाइजेशन के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनको हम कैप्चर तो कर ही नहीं सकते। कैसे कर लेंगे? अगर हमने कैप्चर कर लिया, ऐसा सिविलाइजेशन मिनटों में हमें खा जाएगा। यार चांद पे जाने के लिए दोबारा, मैं बोलूं लोग मानते नहीं है, लेकिन 53 साल लग रहे हैं, उसके बाद भी 1-2 और मिशन जाएंगे। 54 आर्टेमिस 3 या 4 पे जाके हम लैंड करेंगे। 50 साल लग रहे हैं दोबारा पहुंच, उसमें भी डर रहे हैं कि जाए ना जाए। वो सिविलाइजेशन मस्त अपना प्लेन लेके आ जा रही है और तुम उससे पंगे लोगे क्यों? और तुम अमेरिका हो, इंजीनियर करोगे, तुम अमेरिका हो इसलिए। भाई ऐसा मत इंजीनियर करोगे। कभी ट्रम्प बोलते मिस्टर एलियन योर प्लान बिलोंग टू अस। I do not believe in your stories. Yes. I'm not very interested in your stories. I just want your technology. I want to use it against my enemies. देख रहे हो कि आप लाइट बंद हो गया, कैफे की लाइट बंद होने वाली है। Yes. थोड़ी सी और बात रह गई होगी। थोड़ी सी नहीं, हाँ। थोड़ी सी बात रही है। हाँ। तो इस मिस्ट्री को मतलब इतनी आग क्यों मिलती रही इतने टाइम तक? बात यह है कि ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है बाय द वे। इंडिया में भी चित्रदुर्गा और चांदीपुर, हाँ। जो कि कर्नाटका और ओडिशा में, ये सीक्रेट साइट्स है। हाँ। यहाँ पर हमारी मिसाइल्स, हमारे ड्रोन्स टेस्ट होते हैं। तो इसीलिए बहुत कम लाइट में हम बात कर रहे हैं, हम टॉर्च लगा लेंगे, कैफे बंद हो गया है, यही होता है। हाँ। तो इसीलिए बहुत कॉमन चीज भी है ये वैसे। दूसरी कंट्रीज के भी अपने अपने टेस्ट, जिनजियांग एक एयर स्पेस है, हाँ। जहाँ पर चाइना अपनी स्पेस टेक टेस्ट करता है। ओके। हमारी स्पेस टेस्टिंग भी कहाँ होती है एग्जैक्टली हमें नहीं पता, पर हम भी तो टेस्ट कर ही रहे हैं, Obviously। कहीं ना कहीं तो कर रहे हैं। हाँ। तो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि ये सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच गई, लोगों ने खूब इस मिस्ट्री को अनकवर करने की कोशिश की, लेकिन विद टाइम ये मिस्ट्री सिर्फ और गहरी होती गई और गवर्नमेंट ने इस चीज को एक्टिवली बढ़ावा भी दिया, मूवीज के थ्रू, बहुत। अपने वेल्ड स्टेटमेंट्स के थ्रू, अपनी शांति के थ्रू। इसीलिए यूएफओज और एलियंस की बातें कई साल तक चल रही थी, मगर आज काफी क्लैरिटी है हमें इस बात पर। डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई कर दिए गए हैं और हमें पता है फॉर श्योर कि ये गवर्नमेंट टेस्टेड एयरक्राफ्ट है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन तो मैं ये अभी भी पूरा एक चीज- मिथ अनफॉर्चुनेटली बहुत पहले ही बस्ट हो बस्ट हो चुका गया। है। लेकिन मैं अभी भी एक चीज में यकीन रखता हूँ कि यार वो टेस्ला जो इंसान गुजरे थे, उसने कुछ तो बनाया था। उसके डॉक्यूमेंट्स को हमने अभी भी क्लासिफाई तो कर रखा है, 2-4 हम रिलीज तो कर नहीं रहे। क्या पता टेस्ला का डिस्क बना होगा। इट्स माय पर्सनल इंटरेस्ट कि यार मैं बहुत प्यार करता हूँ उस इंसान से ना, तो मुझे लगता है यार शायद टेस्ला के डिजाइन पे लोग वो गवर्नमेंट काम कर रही होगी हद से, लेकिन गवर्नमेंट ही कर रही होगी। एलियन नहीं आएगा फॉर श्योर। यस। वरना ठीक है वार्म होल बनाएंगे, पूरा सिविलाइजेशन यही आएगा, अमेरिका को बोलेगा बेटा यही है तुम्हारा वेनेजुएला वेनेजुएला की तरह उसको लेके चले जाएगा। Yes. एनीवेज, चलो धन्यवाद, जय हिंद।